बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी कशीदगी के बाद अब 48 घंटे का सीज़ फायर हो गया है। अब देखना यह है कि ये सीज़ फायर 48 घंटे तक कायम रहता है या दोबारा अफ़गानिस्तान के रास्ते से अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई कोशिश होती है तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी और सीज़ फायर टूट जाएगा। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि सुहेल आफरीदी साहब को नया चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा, हलफ नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार उनका हलफ हो गया है। और सुहेल आफरीदी साहब अपने सूबे में ऑपरेशन के और अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम करने के हामी हैं। ऑपरेशन के वो ख़िलाफ़ हैं और अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं। तो मामला किस तरफ जाएगा और ये जो अफ़गानिस्तान के साथ सीज़ फायर हुआ है ये कायम रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर राय ख़ज़ाना, जनाब एजाज़ चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो एजाज़ चौधरी साहब, आपने कुछ दिन पहले बल्कि कुछ हफ्ते पहले एक हमारे प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी। आप कह रहे थे कि अक्टूबर का जो महीना है इसमें हमें ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। ज़रा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाजरीन को आपकी वो प्रेडिक्शन दोबारा सुनाऊँ। आपको क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया एक और हमले की तैयारी कर रहा है? जी, कर सकता है जी, इसलिए कि बिहार में इलेक्शन होना है नवंबर में जी। और मैं बरमला ये कहता रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा। ये फिर कोई इसी किस्म का पहलगाम टाइप कोई वाकया पकड़ लेंगे या करा देंगे या हो जाएगा, और उसकी बुनियाद पर ये कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेंगे ताकि इनको वोट मिल सके। तो एजाज़ चौधरी साहब, उन्होंने जो हल्का फुल्का काम किया वो ये किया कि जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनको बुलाया इंडिया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसके नतीजे में दोनों ममालिक जो हैं वो बिल्कुल जंग के करीब करीब पहुँच गए। अच्छी बात है, आज सीज़ फायर हो गया है। आपको लग रहा है कि ये वाकई अब अफ़गान तालिबान जो हैं वो एक तरह से इंडिया की प्रॉक्सी बन चुके हैं? ये शायद उस हद तक तो अभी मामला नहीं पहुंचा जी। लेकिन यकीनन वो भी उसी फलसफे पे काम कर रहे हैं जिस पे पहले अफगान जो हुक्मरान किया करते थे कि भाई हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है वो यकीनन हमारा दोस्त है। तो इस वजह से ये मुझे तो शक था, मुझे ये नहीं पता था कि भाई पहलगाम की तरह का ये क्या करेंगे। इस दफ़ा उनका जो मैनूवर आया वो ये है कि दूसरा फ्रंट खोल दिया जाए, ताकि अभी तो उनकी अपनी तैयारी तो शायद नहीं थी, उनकी एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म शायद इंटीग्रेट नहीं हुए, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि दूसरा फ्रंट खोला जाए और तालिबान जिनको ये सारी जिंदगी उनकी शदीद मुखालफत करते रहे, अभी भी हिंदुस्तान में बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, उनको इन्होंने अपने साथ ला बिठाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी मोहब्बत में, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि वो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें इस दफ़ा अफगानिस्तान को रोपिन कर लिया गया है, और ये तालिबान जो हैं ये भूल गए कि अब ये इंसर्जेंट्स नहीं हैं, अब ये एक हुकूमत बने हुए हैं जिसको अब शायद हुकूमत भी नहीं कहना चाहिए, अब तो हम रिजीम उनको कहने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई अभी तक 4-5 साल हो गए इनको आए हुए, 4 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा हुकूमत वाला काम किया नहीं है। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान का आलाकार बन के इस वक्त जो काम किया है उससे यकीनन इनके लिए अपनी मुश्किलात का दरवाज़ा खुला है। पाकिस्तान ने अच्छा हुआ सीज फायर कर दिया, बातचीत का मौका दिया है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने बातचीत के नतीजे में ये टीटीपी को नहीं रोका, और अगर अभी भी नहीं रोकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो इनके साथ मजीद ज़्यादा नरमी करेगा। पाकिस्तान के अपने जिन लोगों को मैं मिलता हूँ, अभी मैं कहीं बैठा हुआ था चाय पे, जिनसे भी मिलता हूँ जज्बात बड़े बरंगेज़ता हुए में कि भाई ये क्या बात है, हम आपके साथ अच्छे बनते हैं और आप आगे से इस तरह के जवाब देते हैं। बल्कि मैं मीर साहब एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो मुत्तकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने ये पाकिस्तानी याद रखें कि हमने बरतानिया को शिकस्त दी, सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अमेरिका को ये शिकस्त दी, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर आप तारीख का मुतालिया करें जो मैंने किया है तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में 1878-19 से 1880 तक उसमें इन्होंने
इतना पेट मारा था अफगानों को और उनसे मनवा लिया था कि ये बफर जोन बनेगा बिटवीन दी ग्रेट गेम चल रही थी बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश राज। तो इसलिए उस वक्त भी अब्दुल रहमान साहब ने वो मानी थी ड्यूरेंट लाइन, और ये बाद में तमाम लोगों ने उसको बॉर्डर के तौर पर माना था। इसी तरह सोवियत यूनियन में अगर पाकिस्तान और अमेरिका ना शामिल होते तो ये कैसे इनको आजाद करवाया जाता है सोवियत फोर्सेस से। और तीसरी बार अमेरिका खुद इसलिए वापस गया है क्योंकि उनके यहाँ एक बाई पार्टीजन कंसेंसस हो गया था कि भाई हमने अब डिस्टेंट वॉर्स नहीं करनी, और पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा था। तो ये कुछ गलत फहमियां इनको आ गई थी, मेरा ख्याल है शायद हिंदुस्तान ने डाली है क्योंकि उन्होंने वहीं से उसका जिक्र किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल जवाब अच्छा गया है, लेकिन बातचीत का रास्ता अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ, बातचीत बहरहाल करनी चाहिए। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आज बैरिस्टर गौर खान साहब और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं नौरीन खान साहबा और अलीमा खान साहबा, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने एक पैगाम जो है इमरान खान साहब का वो कौम को बताया है। आप भी ज़रा सुने क्या बता रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब। खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पैरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पैरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बातचीत हो। अच्छा, अब शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं मुझे पैरोल पे आप रहा करें तो मैं अफगानिस्तान से आपका मसला हल कर दूंगा। तो अब मसला कैसे हल होगा? इमरान खान साहब अफगान तालिबान को तो शायद उनको तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीछे इंडिया भी बैठा हुआ है, तो क्या इंडिया को भी इमरान खान साहब जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे साहब, सबसे बड़ी बात जो है ना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की, वो एतमाद साजी है, और बदकिस्मती से हम बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन एतमाद साजी डेवलप नहीं कर सके। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते जिस तरह होने चाहिए, जो एक हमसाया मुल्क की हैसियत से और एक मुस्लिम मुल्क की हैसियत से। तो आई थिंक कि इमरान खान के दौर में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अमन रहा। उनके जो 3-3.5 साल का दौर था, इससे ज़्यादा अमन किसी और दौर में नहीं रहा। तो मेरा ख़्याल ये है कि इमरान खान में ये सलाहियत है कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ बात करें। लेकिन आप ये भी देखें कि यहाँ जो हमारी वजारत ख़ारजा है, अमेरिका में जाके 2-3 हफ्ते तो गुजार सकते हैं, लेकिन काबुल में चाय पीकर वापस आते हैं, मतलब वहाँ पे रात भी नहीं गुजारते। जबकि हमें ज़रूरत ये है कि हमारा जो ये बॉर्डर है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो तो तब रुकेगी जब हम इनके साथ बात करेंगे, इनको एतमाद में लेंगे, एतमाद साजी बहाल होगी, तो तब ये मामला ठीक हो सकते हैं। जब तक आप ये काम नहीं करते, जब तक आप वहाँ से आने वाले लोगों को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो हम नारा लगाते हैं, तो ये तो जब तक लोग वहाँ से आना बंद नहीं होंगे, आप 10 ऑपरेशन और कर लें। आपने मलेकन ऑपरेशन किया, आपने स्वात ऑपरेशन किया, आपने ज़रब अज़ब किया, बहुत सारे ऑपरेशन किए और उससे कामयाबी भी मिली, लेकिन मुस्तकिल अमन नहीं आ सका। वो उसकी मेन वजह ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान से लोग आना बंद नहीं होंगे, टेररिस्ट मामला ठीक नहीं होंगे। तो यही एक वजह है कि आई थिंक कि जो यहाँ तक तो ठीक है कि अफगानिस्तान ने हमला किया, उसका जवाबी कार्रवाई की। शौकत साहब, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, तो ये आप मान रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की ज़रूरत भी है? मेरे साहब देखिए, हम तो इस चीज़ से कतई नज़र ये बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिर्फ यहाँ पे आप करते रहें तो ये 10 साल और भी आप ऑपरेशन कर लें, इसका मसले का हल तो नहीं निकल सकता जब तक कि आप उन लोगों को रोकेंगे नहीं बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। हम ज़रा थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि अफ़गान हुकूमत से बात हो सकती थी और हो सकती है। अब भी देखें ना, अफ़गानिस्तान इस काबिल तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ आके इस तरह जंग करे, या ठीक है जो मामलात रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग करने के काबिल नहीं है वो। और वो आप देख भी लिया आपने कि चंद घंटों की जो जवाबी कार्रवाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए, यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, हम अगर सेंट्रल एशिया के साथ हमारे मामलात हो सकते हैं तो वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये हो सकता है कि हम एतमाद साजी बहाल करें। उसके लिए जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उस पर तो नज़रसानी की ज़रूरत है, और जाके वहाँ बैठकर उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत। बाकी तो कोई देखे मामलात हैं वहाँ पे, अगर आज पाकिस्तान कह दे कि जी ना हम यहाँ से चीनी बेचते हैं, ना हम यहाँ से आटा बेचते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए वो हम पे डिपेंड करते हैं।
लेकिन मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि जी पाकिस्तान को दो टोक पॉलिसी अपनानी चाहिए और अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, यही पार्टी की पॉलिसी भी है। जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकेंगे, आप यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन ही हो जिस तरह वफाकी हुकूमत चाहती है, तो यहाँ तो इंटरेस्ट रहेगा ना, यहाँ पे अमन आ सकेगा ना, इससे पहले कभी आया इस तरह। तो इसके लिए तो बहुत लाजमी है कि आप अफगान हुकूमत से, मैं वो तालिबान की बात नहीं कर रहा, ठीक है अब तालिबान अब हुकूमत बन चुके हैं, लेकिन इनसे दो टोक बात करने की ज़रूरत है। अगर वो इंडिया के डिपेंड करते हैं तो जाए वो इंडिया से बात करें, अपने लिए जो चीज़ मंगवानी है वहाँ से मंगवाए, फिर ये बॉर्डर फिर ख़त्म कर दें, सबको बंद कर दें। अच्छा बिलाल अज़हर कियानी साहब, तो जो शौकत यूसुफजई साहब हैं वो बड़ी मुनासिब बात करें मेरे ख्याल में। वो कह रहे हैं जी कि ये बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, लेकिन उनसे बात करके ये उनको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि आप इसको रोकें, आप हमारे से लड़ाई नहीं कर सकते। अब इसमें इमरान खान साहब ने भी एक ऑफ़र दे दिया है, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब की ऑफ़र को तो यकीनन आप सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन ये तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो अवाम की अक्सरियत है, ख़ास तौर पे वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, वो चाहते हैं कि मामला बातचीत से हल करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो मीर साहब हमारी हुकूमत ने भी, आपने देखा इस दौर के अंदर भी काबुल के दौरे हुए हैं अफ़गानिस्तान की इस रजीम के साथ, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाकात भी हुई, चाहे वो ट्रायलैटरल फोरम पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के MOU साइन करने के हवाले से हो। एक इंगेजमेंट जो एक संजीदा होती है वो हुई है, और इसमें ये बात हुई है कि देखिए जी हम कंस्ट्रक्टिव एक माहौल चाहते हैं अपने ख़त्ते में, मगर हम किसी भी सूरत आपके मुल्क को अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात पहले भी की गई, ये बातें हुई हैं, मगर उन बातों के बाद भी अगर इस तरह के हमले होंगे तो फिर रियासत ने और हमारी हुकूमत ने अपने शहरियों के दिफा के लिए जो इक़दाम उठाने थे, जो कदम उठाने थे अपने दिफा के लिए, वो उठाए पिछले दिनों के अंदर। और अब अगर फिर से कोई हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के हमले हुए जो पिछले दिनों में देखे, तो दो टोक जवाब उसी तरह हमने उस बॉर्डर पर भी दिया जिस तरह हमने ईस्टर्न फ्रंट पे दिया था, और इंशाल्लाह देंगे। तो ये बातें किसी बात से हम इनकारी नहीं है, मगर ये सारे काम हुए हैं और ये सारे काम इन पैरेलल होते रहे हैं, मगर हर चीज़ का अपना एक मेरिट होता है। देखिए आपने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम बल्कि इस खित्ते के अंदर मिलकर काम करना चाहते हैं अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और मगर हम साथ ये कहते हैं कि आपका खित्ता जो है वो इस्तेमाल ना हो हमारे ख़िलाफ़। अब अगर हो गया है इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़, दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो रहा है और आप एक्शन नहीं उठाएंगे, तो फिर हमने वो मिलिट्री ऑप्शन उठाई जो हमारी ज़रूरत है। और इसी तरह मुझे जो अभी देखिए जो आपने बात की, ऑफ़र की बात बड़ी वाज़ेह है जी। अभी इनने नए अपने CM बनाए हैं, CM इनने इस मयार पे नहीं बनाए कि आज जो है कि वो रियासत के खिलाफ जो जंग लड़ी है दहशतगर्दी में, कि उसकी उनके साथ हम आहंग होना चाहिए। उन्होंने बल्कि कहा कि एक नया शख्स लेके आते हैं जो रियासत से शिद्दत से टकराव करे। ये मयार है बाकायदा इनकी सिलेक्शन का। मेरा ख्याल है अगर आप वाकई में आप ऑफरें काबुल जाने की पैरोल पे ना करें, आप सिर्फ यही काम कर लें, आप अपने CM को ये कह दें कि मैं इमरान खान या कोई भी आपका जमात का बंदा बाकी आके कहे कि मैंने CM को ये हिदायत दी है कि अपनी रियासत के साथ मिल के यकजा एक आवाज़ होकर हमने ये जंग लड़नी है। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको भी हमने हमला करना है। बॉर्डर पार भी अगर कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है तो मगर अमीर साहब इस तरह की बातें हम नहीं सुनते, हम उल्टी बातें सुनते हैं। अच्छा, आज एक अच्छी बात भी हुई है ना, ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप कह रहे हैं आप अच्छी बातें नहीं सुनते। जुनैद अकबर साहब ने आज कोई मेरा ख्याल है इस तरह की बात की है जो सुनना चाहते हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, जरा सुनाएं जी क्या कहा उन्होंने। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलाएंगे, हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आईन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका हल पहले पॉलिटिकल निकाले। हजारों छोटे ऑपरेशन हुए तो उससे ये मसला हल नहीं हुआ, इससे जो है दहशतगर्दी बढ़ गई है, इससे नफरतें बढ़ी है। हम चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले कम से कम हो। हम चाहते हैं कि हम इदारों के पीछे हो, हम चाहते हैं कि इदारे हमारे पीछे हो। तो इसका हल जो है हम आप जिस तरह आप निकाले, या हमें मुतमईन करे या हमारी बात सुने, लेकिन डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। ये मुनासिब बात नहीं। मीर साहब फिर मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए बातें बैक्ड बाय एक्शंस जो होती हैं ना, उन बातों में वजन होता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यहाँ पे कैमरा ब्रीफिंग हुई, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, ये लोग नहीं आए उसमें। ये इन्हीं दहशतगर्दी के वाक़यात के मुतल्लिक़ थी ना। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग बुलाएगी, ये लोग नहीं आए।
कौमी असम्बली से उठ के अब चले गए हैं, कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, मगर तनख्वाह भी वहाँ से ले रहे हैं। हम जब असम्बली में आते हैं तो किताबें मारते हैं, माइक उड़ाते हैं, ये बात नहीं करते। ये फोरम्स मौजूद थे, यहाँ पे इनको बार बार दावत दी गई, और आप फिर सीएम बार बार एक ऐसा लगाते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, जो जंग के मतलब वो बात करता है, जो जवान नहीं कर रहे, जो अफवाज नहीं कर रही, और आप वो अल्फाज अदा कर रहे हैं जो कि फिर मोदी सरकार इस्तेमाल करती है FATF के अंदर। तो देखिए, ये बातों को अगर आप बाकी वजन आप समझते हैं कि आपका ये रवैया और आपकी ये सोच है, तो उसको ट्रांसलेट करें उन फोरम्स के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि आप इसी रवैये के साथ आप आएँ, आप बात करें, खैर मकदम करेंगे। आपने देखा है मीर साहब, एपेक्स कमेटी के ऊपर जहाँ पे फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जहाँ पे जब संजीदा बात हुई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की, चारों चीफ मिनिस्टर्स की मौजूदगी में हमने उसका खैर मकदम किया। उसी रवैये की ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती से हमने देखा कि उसके बजाय बार बार एक टकराव की सियासत, एक रियासत के ख़िलाफ़ हमले की सियासत, एक ऐसे सूबे की कुर्सी को इस्तेमाल करके जो फ्रंट लाइन है दहशतगर्दी की, आप वहीं पर ज़िम्मेदाराना अगर किरदार अदा करेंगे और अल्फाज अदा करना शुरू करेंगे तो उससे भी दहशतगर्दी की जंग में आप कोई पॉजिटिव हिस्सा डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि एजाज साहब के पास वापस जाऊँ, वो शौकत साहब कुछ रिस्पॉन्ड बैक करना चाह रहे हैं। जी शौकत साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं ना, इसके लिए माहौल की ज़रूरत होती है। माहौल इन्होंने क्या बनाया कि जैसे सुहेल अफरीदी की नामजदगी होती है, उधर से तारड़ साहब इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं कि जी ये तो सहूलतकार है दहशत गर्दों का, ये तो फंडिंग लेता है। तो देखें, अगर आप वहाँ से पूल के बजाय इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो यहाँ से पूल तो नहीं भेज सकते हम ना। फिर कहते हैं जी उनकी उसमें तलखी है, लहजे में तलखी है। तो आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर माफ़ी मांग लेना आप, अगर आपने नहीं साबित किया। आप कहा कि जी 20-25 MPS जो है वो बिक गए हैं या बिक रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं। जब इस तरह के माहौल एक ऐसे सूबे में जहां ऑलरेडी दहशतगर्दी उरूज पर है, आप किस तरह का रवैया अपना रहे हैं? होना तो यही चाहिए था ना कि प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके उनको मुबारकबाद देते कि यंग लड़का आया है, हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आप वहाँ पे पॉलिसी बना के फिर हम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी आप मानो इसको, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि स्टेक होल्डर तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI है। आप जो भी फैसला करना चाहते हैं आप आए, हमारे CM के साथ बैठे, हमारी टीम के साथ बैठे। लेकिन CM बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कबूल होगा। अगर CM इनके साथ बैठेगा तो उसको अडयाला जेल से बुलावा आ जाएगा कि क्यों बैठे हो। मीर साहब नहीं, मीर साहब अगर वो पेशावर में आकर हमारे CM के साथ बैठते हैं तो बिल्कुल हम बैठेंगे, लेकिन अगर पॉलिसी वहां बना के हम पे इम्पोज करेंगे उसके रेजिस्टेंस होगी, चाहे जो भी हो। देखिए, माहौल इन्होंने नहीं बनाया, माहौल बनाना इनका काम है। एक तरफ आप सख्तियां करते हैं आपका जवाब हो गया कैदी के ऊपर, तो पार्टी के ऊपर उसको दीवार से लगाते हैं, फिर कहते हैं ये बात करें हमसे। तो देखिए, हमने तो एक अच्छा दिखाया है ना कल कि हमारे इलेक्शन से पहले हम अमीर मुकाम साहब के पास भी गए, हमारे जुनैद अकबर की क़यादत में, मैं उसमें शामिल था। ANP के पास भी गए, JUI के पास भी गए कि भाई आए मिलकर इस सूबे के मामलात को हल करें, आप हमारा साथ दें, मामलात को हल करें। हुआ क्या, उसको चैलेंज कर दिया कि जी इसमें रुकावटें डालो, इसको हलफ ना उठाने दो। पुरानी बात होगी, अब तो नहीं चलता। चीफ मिनिस्टर बन गए ना सुहेल अफरीदी साहब। एजाज चौधरी साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि ज़रा वापस मैं आता हूँ अफगान तालिबान की पॉलिसी पे कि अमीर खान मुत्तकी साहब ने दिल्ली में ये कहा है, वो कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान के 6 हमसाए हैं, तो 6 में से जो 5 हमसाए हैं, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चाइना, इन 5 को तो हमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है सिर्फ उसको शिकायत है। तो पूछते हैं जी कि ये बाकी 5 को हमसे क्यों शिकायत पैदा नहीं होती? तो इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, क्यों नहीं, गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि चीन बड़ी बार कह चुका है कि आप ETIM जो है उसको जगह ना दें। ताजिकिस्तान वाले बहुत खफा हैं कि आपके यहाँ से आते हैं लोग, ट्रबल क्रिएट करते हैं। उज़्बेकिस्तान वाले कहते हैं कि आपने IMU के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। ईरान वाले भी जो परेशान है कि भाई आप हमारे 2 मिलियन यहाँ पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, इनको वापस लेके जाएं रिफ्यूजीज को। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने तो ये बात भी की है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तक जितनी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने आर्गूमेंट दिया है, मुत्तकी साहब ने भी दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने दिया। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो है ही कोई नहीं, कोई TTP का बंदा नहीं, कोई दहशतगर्द नहीं है। अगर कोई आपको महसूस होता है तो पाकिस्तान के अंदर आप उसको रोकें, आपके यहाँ अगर कुछ होता है तो आप रोकें। जो चीज़ वो नहीं मानने को तैयार वो ये है कि एक TTP उधर है ही नहीं, पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे अगर हैं भी
तो वो आप उनको वहां पे रोकें, यानी गोया हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का हम तावन नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं कि फिर बातचीत आगे कैसे चलेगी। इनके यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, इनके नेचुरली कई हमदर्द बैठे हैं, इतने ज्यादा रिफ्यूजी कैंप्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई वो अफगानिस्तान के तावन के बगैर हम इसके ऊपर काबू पा लें। बाकी बातचीत जरूर होनी चाहिए। मैं बल्कि ये समझता हूँ कि आपको याद होगा कि जब हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़्म किया 2014 में, तो उससे पहले तकरीबन साल तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना था, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद, जिसमें यह तय किया गया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें किसी किस्म का कोई यानी सियासत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि वो वक्त भी आ गया कि जिस तरफ एक तरफ इक्तिसादी अमूर पर कोई सियासत ना हो और क्यों ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर इस मामलात में भी कोई रियासत को अगर चैलेंज करे, चाहे वो बाहर से आने वाले हैं या अंदरूनी दहशतगर्द हैं, मैं समझता हूँ कि सबको इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आज जो अपोजिशन में है कल वो हुकूमत में हो सकते हैं, जो आज हुकूमत में हैं वो कल अपोजिशन में हो सकते हैं, लेकिन मुल्क तो बहरहाल हमारा है और उसको महफूज होना करना हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी। अच्छा एजाज चौधरी साहब, हम कुछ और भी बड़े अहम नुकात हैं वो भी उठाना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे एक बड़ा अहम नुकता है और वो ये है कि जो बीजेपी है उसकी वजह शोहरत ये है कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की मस्जिदें गिराती है और ये ज़बरदस्ती जो मुसलमान हैं उनका मज़हब भी तब्दील करने की बात करती है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते रहे हैं। क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, ज़रा सुनें। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है गंभीर है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल, अर्बन यानी कि अरबियों की नस्ल, और घुस बैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ये ज़ुबान है जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मुसलमानों के बारे में। और इनकी जो आरएसएस है उसके जो सरबराह हैं मोहन भगवत, वो क्या कहते हैं? मोहन भगवत साहब, ज़रा सुने मोहन भगवत साहब क्या कह रहे हैं। भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मोदी जो है वो कहते हैं अरबियों की नस्ल और मोहन भगवत कहता है ये अरबस्तान से आए हैं और ये सारे मुसलमान दरअसल हिंदू हैं। और एक और बड़ी अहम बात है कि भारत की इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक नक्शा लगा हुआ है अखंड भारत का, और अखंड भारत का जो नक्शा है ये 2023 में मोदी हुकूमत ने भारतीय पार्लियामेंट में नक्शा आवेज़ा किया। इस नक्शे में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार यानी बर्मा को अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भारत के इस इक़दाम को पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए इसकी मज़म्मत की, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानब से आज तक अखंड भारत पर कोई बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। और अब जो मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिज़ाइल भी हैं। कौन से मिज़ाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिज़ाइल, गौरी मिज़ाइल, अब्दाली मिज़ाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफ़गानिस्तान का, जो आज का अफ़गानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिज़ाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिज़ाइलों के नाम रखे हुए हैं
अफ़गानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज़्यादा हमारी आज अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। जी मीर साहब, देखिए बात ये, सबसे पहले तो हम तो इस खत्ते के अंदर ना जी अफ़गानिस्तान के भी शहरियों को हम अपने बहन भाई समझते रहे, इसलिए हम शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं है जिस तरह की हमने रेफ्यूजीज़ की होस्टिंग की है, जिस तरह की हमने मेहमान नवाजी अपने बहन भाइयों की और बहन भाई समझ कर। लेकिन उसमें हमारा भी इंटरेस्ट था। हमारा इंटरेस्ट ये था कि रशिया की फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में आ गई, और अगर आप उन अफ़गान मुजाहिदीन की मदद ना करते तो वो पाकिस्तान में भी आ सकते थे। नहीं, मैं तो बस बात कर रहा हूँ कि आपने पिछली दिहाइयों पर जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी इस मुल्क में की, आपने तफरीक नहीं की, आपने उनको यहाँ पे मौके दिए, और ये हमने दरवाजे खोलकर, दिल खोलकर यहाँ पर उनके लिए खोले। तो देखिए, इसलिए दुख भी होता है इस बात का कि इस तरह का माहौल जो बना है जहाँ पर इस तरह की मिसाल नहीं है। आप और ममालिक देखें, मैं यहाँ से हम मिलते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते हैं जो और ममालिक से आते हैं, उन्होंने कहा जी हम इस तरह की मिसाल नहीं है रेफ्यूजी होस्टिंग की जिस तरह की पाकिस्तान ने की। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी मुश्किलात हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, हमारी सिक्योरिटी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद हमने ये होस्टिंग की, और ये इसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी मेहमान नवाजी पर। और साथ साथ बिल्कुल हमें बिल्कुल साथ मगर हमने अपने शहरियों की, अपने मुल्क की सॉवरेंटी की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का साथ साथ दिफा भी करना है। तो अफ़गानिस्तान से जिस तरह का अब हमला हुआ है उसके ऊपर जो हमने इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दूसरी जो आपने बात की मीर साहब, मैं तो बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, एक स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री का और आज भी हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स का, सियासत का, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि चाहे वो हमारे दिफाई मामलात हों या और मामलात हों, कोई भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, तो हमें बिल्कुल अपने मकामी जो हमारी हिस्ट्री के हीरोज़ हैं, जो हमारे इस धरती के हमारे जो लोग हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए। और आगे भी मेरा ख्याल से उस हवाले से इसी तरह की हमें तारीख रकम करनी चाहिए। मैं मीर साहब एक बात ज़रा कहना चाहूँगा जी, मैं सच्ची बात है, मेरे ऊपर एक हल्का सा एक वज़न है, क्योंकि हमने पिछली जब डिस्कशन की पहले सेगमेंट के अंदर, तो हमने उसके अंदर बात की कि सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात ज़रा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है बाकी पैनलिस्ट एग्री करेंगे। देखिए, ये जो जंग चल रही है ना जी, इसमें आप मीर साहब कवर कर रहे हैं रोज़ाना, इसमें हमारे जिस रेगुलरिटी से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसरान शहीद हो रहे हैं, हम देखिए ये कोई छोटी कीमत नहीं है, ये हम तो सब इसीलिए फिर आज पाकिस्तान ने काबुल में और कंधार में उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां पे वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमारी अफवाज के अफसरान और जवानों को शहीद करने की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म किया। और मीर साहब जो जिस सतह पर भी इन्वॉल्व है, हम वी ओ इट टू देम, वी ओ इट टू आर जवान्स, हम अपने उन जवानों को, अपने अफसरान को, हमारा कर्ज है, ये कर्ज है कि हम ये अदा करें कि हम उनके लिए, देखिए उनके वालिदैन के पास जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फील्ड मार्शल जाते हैं, तो आपने ख़ुद देखा है उनके वालिदैन का, आप जब उनको देखते हैं कि उनका जो एक ईमान होता है, उनका जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत है, वो कहते हैं अगर एक और बेटा होता तो हम कुर्बान कर देते। तो ये देखिए, ये कोई छोटी कीमत नहीं है और हमें इस चीज़ को, ये कोई जज्बाती बात करने को नहीं है, हमें इस चीज़ को, इस कीमत को मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम इस तरह के बयानात करते हैं या हम रोज़ाना की सियासत में। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, रियासत के अंदर कोई भी सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत में जो बात एजाज साहब ने की, इसके अंदर हमें एक बिल्कुल ज़ुबान के साथ, बिल्कुल एक, बाकी मामलात अपनी जगह, इसके ऊपर जिस तरह के मामलात हैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इस तरह इसको हम सियासत की नज़र करें, हमें एक ज़ुबान के साथ लड़ना होगा। अच्छा एजाज साहब, मैंने जो थोड़ी देर पहले जो सवाल उठाया है कि हमारे जो मिसाइल हैं उनके नाम जो हैं वो अफ़गान हीरोज़ के नाम पे हैं, और क्यों मैंने ये सवाल उठाया कि महमूद गजनवी साहब जो हैं उनकी वजह शोहरत क्या है कि 11वीं सदी में, यानी कि 1027 में जो उन्होंने सोमनाथ पर हमला किया था और इसको उन्होंने फिर फतह भी कर लिया था, और शहाबुद्दीन गौरी साहब जो हैं उनके भी भारत पर हमले हैं, उन्होंने 1178 में गुजरात पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की और फिर उसको बाद में उन्होंने 1192 में शिकस्त दे दी। इसी तरह अहमद शाह अब्दाली साहब जो हैं 1748 से 1767 के दरमियान भारत पर, यानी कि हिंदुस्तान पे 8 हमले किए उन्होंने, और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में उन्होंने मराठों को शिकस्त दी। तो अब्दाली मिसाइल है पाकिस्तान का, गौरी मिसाइल है, गजनवी मिसाइल है। तो अब क्या ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो दुरुस्त सवाल उठा रहे हैं कि हमें अपने मिसाइलों के नाम बदलने चाहिए?
जी मीर साहब, पाकिस्तान की जो कियानी साहब भी फरमा रहे थे, जो आलम इस्लाम से मोहब्बत है उसमें कुछ अफगान हीरोज़ हैं, कुछ अरब हीरोज़ भी हैं, मोहम्मद यानी सलाहुद्दीन अयूबी जो कुर्द थे, या तारिक बिन ज़ियाद, ये सारे भी हमारे उसमें शामिल रहे, क्योंकि एक पाकिस्तान का इस्लाम के साथ एक ख़ास नाता रहा है हमेशा से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब कुछ अवेकनिंग आई है, क्योंकि अब जो नए मिसाइल आ रहे हैं वो फतह वन, अभी हमने जो इस्तेमाल किए थे हिंदुस्तान के खिलाफ, फतह वन, फतह टू आए थे, शाहीन मिसाइल जो हमारा सबसे बड़ा मिसाइल है, शाहीन वन, शाहीन टू, शाहीन थ्री जो है। अब मेरा ख्याल में ये अवेकनिंग आ गई है कि हम तो मुसलमान भाइयों को सबको अपना समझते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कौमें ऐसी हैं जिस तरह के अफगानिस्तान के हैं, ये शायद नहीं हमें अपना उस तरह समझते। तो इसलिए पाकिस्तान की तो पूरी दरियाए सिंध की एक तहजीब है, अपनी तहजीब है। एतजाज अहसन साहब ने तो एक किताब लिख दी थी इंडस सागा पे, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस इलाके में रहने वाले तमाम लोग, इनकी अपनी एक जुदागाना हैसियत भी है। इस वजह से यकीनन मैं इस बात को मानता हूँ और कियानी साहब की बात की तायीद करता हूँ कि हर मामले में हमें अपने मकामी करने चाहिए। मुझे याद है मैं पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज सरगोदा में पढ़ता था, तो पहले वहाँ तमाम हाउसेज के नाम थे, टेम्पेस्ट, फ्यूरी, इस तरह के पुराने जहाज थे। फिर एक वक्त आया कि शहीदों के नाम रखे गए। बाद में कुछ लोगों ने कोशिश की कि शहीदों के नाम बदले गए, नहीं बदलने दिए किसी ने, क्योंकि वो मकामी हैं, वो हमारे हीरोज हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि अपने तमाम जिंदगी के तमाम मामलात में बशमूल अपने डिफेंस के हमें अपने मकामी हीरोज को याद रखना चाहिए और उन्हीं के नामों पर सब कुछ रखना चाहिए। अच्छा शौकत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद जी। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो हमने कुछ नुकात उठाए हैं कि अखंड भारत जो है उसमें बीजेपी और आरएसएस जो है वो अफ़गानिस्तान को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन अफ़गान तालिबान इस मामले पे खामोश हैं। इसी तरह जो आरएसएस है उसके सरबराह मोहन भगवत साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं दरअसल हिंदू हैं, मतलब ये है वो उनका मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। इस पे भी अफ़गान तालिबान खामोश हैं। और हम हैं कि हमने गौरी, गजनवी और अब्दाली जो है उनको अपना हीरो बनाया हुआ है, तो ये कोई यकतरफा ट्रैफिक नहीं चल रही? देखिए मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने बात की ना, ये मुस्लिम हीरोज़ जो होते थे ना, ये उस ज़माने की बात है, उनको प्रमोट किया गया है। ये इस वजह से नहीं किया गया कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ है। जितने भी मुस्लिम हीरोज़ थे तो वो उनको उनकी वजह से, क्योंकि हम तो इस्लाम के वैसे भी दावेदार तो हम ही हैं, पाकिस्तान ही है ना, सबसे बड़ा इस्लाम का किला हम मानते हैं कि पाकिस्तान है, तो उस हवाले से रखे गए थे। लेकिन ये कि अब नज़रसानी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अपने जो नए जो भी आप बनाए, अब जो बने वो तो बने, आप उसको वापस लेंगे, एक नया पेंडोरा बॉक्स को लेगा। दूसरा जो ये आपने कहा ना इंडिया के हवाले से, देखिए इंडिया का तो मसला यही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो अपना एक स्टांस जो रखते हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं वो तो करते रहते हैं। अब बिहार का इलेक्शन जब तक नहीं होगा, ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है अरूज पर रहेगी। तो ये तो हमें वैसे ही अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे उसके अब नवंबर तक, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते बिहार का। अब देखें ना वहाँ पे उन्होंने कितनी बड़ी चीटिंग की है मोदी सरकार ने, कि वहाँ पे उन्होंने जो इलेक्ट्रल लिस्टें थी वो बदल डाली हैं, उसमें से मुसलमानों के वोट खारिज कर दिए हैं, जो मुर्दा लोग थे उनके वोट शामिल कर दिए हैं। तो ये चीटिंग तो उन्होंने वहाँ इस हवाले से भी की है, जो प्री पोल रेगिंग होती है कि जी मुसलमानों को निकालो ताकि जो वोट है उनका कम हो जाए। अच्छा। तो बिहार में तो आपको पता है मुसलमान ज़्यादा अक्सरियत में है, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन जीतने के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं उसमें एक तरीका ये है कि पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो सामने रख के की जाए, और उससे वो उनकी जो वोट में वो तरीका जो है अपनाया उन्होंने, वो उसमें अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान की दुश्मनी बनाओ और वोट हासिल करो। शायद इस मरतबा, लेकिन उससे मेरे ख्याल से अब इंडिया में भी ये चीज़ें, इंडिया के लोगों में भी ये चीज़ें अब आ रही हैं कि मोदी जो है उससे ये जो चीज़ें कर रहा है, क्योंकि लोग अब इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी रख के उनको क्या मिल रहा है। जी ठीक है, पाकिस्तान जो इंडिया का आम आदमी है वो तो सफ़र हो रहा है। जी अच्छा कियानी साहब, मैंने ज़रा एक सवाल मुख्तलिफ करना है आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी मुनासबत से, कि ये जो हम मुसलसल हालत जंग में हैं, पहले इंडिया के साथ लड़ाई की उसमें हम जीत गए, उसके बाद एक अफ़गानिस्तान के साथ मुहाज़ गर्म कर दिया है,
हम मुसलसल हालत जंग में हैं, और हकीकत में तो ऐसा लगता है कि हम कई दहाइयों से हालत जंग में हैं। ये मुसलसल किसी मुल्क का हालत जंग में रहना उस मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा होता है? ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि अभी एक रैंकिंग आई है नई पासपोर्ट्स के हवाले से, तो टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है जी, और 193 कंट्रीज़ की रैंकिंग है, और इंडिया जो है वो उसका नंबर है जी 85, और बांग्लादेश जो है उसका नंबर है जी 100, पाकिस्तान का नंबर है 103 और अफ़गानिस्तान का नंबर है 106। तो हमारे अफ़गानिस्तान से जितने भी इख्तलाफात हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट करीब करीब है, एक 103 नंबर पे है, दूसरा 106 नंबर पे है, और इंडिया जो है वो 85 नंबर पे है। ये हमारा मुसलसल हालत जंग में रहना, ये बतौर वज़ीर ख़जाना आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? जी मीर साहब देखिए, यकीनन आई थिंक आपकी जब तक सिक्योरिटी हालात परफेक्ट ना हो तो यकीनन उसका एक असर होता है, और ये चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ हमारी कौम एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है। इन जंगों से गुज़र के हमने एक रेजिलियंस भी दिखाई है। और देखिए, आपने पिछले साल डेढ़ में देखें तो मईशत के हवाले से आपने देखा कि जो हमें अल्लाह ताला ने जंग में फ़तह दी, उसके अलावा जिस तरह हमने डिप्लोमेटिकली अपने आप को कंडक्ट किया, ये जंगें हमारी जारी, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने ईस्टर्न बॉर्डर पे दिफा किया, वेस्टर्न पे भी हम करेंगे, और ये हमारा यकीन भी है बिल्कुल। मगर उसके अंदर हमने अपना हिस्सा डाल के ये जंग अंदर जो हमारा IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसके बाद तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने शर्तें मानी हैं और पब्लिक पे बड़ा प्रेशर आने वाला है। नहीं मीर साहब, कोई ऐसी मीर साहब इस पे मैं एक 2 सेकंड लूंगा। एक मिनट जरा इनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आता हूँ। नहीं, ये तो एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी तय है, उसकी प्रोग्रेस का एक रिव्यू हुआ, सेकंड रिव्यू हुआ, उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान हुआ। उसके अंदर उन्होंने फिर यही बताया IMF ने कि हम जो जिस तरह की प्रोग्रेस जो हमने एक बेंचमार्क्स किए थे, उसका एक तफसीली मुआयना लेके अब ये एग्री हुआ है कि ये रिव्यू पास हो गया, इसलिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई, जो खुशाइन बात है। पिछले साल डेट के अंदर आपने देखा है कि मईशत एक स्टेबलाइजेशन के सफ़र से गुजरी, और बैन अवी इदारे सिर्फ IMF नहीं, रेटिंग्स एजेंसीज हैं और लोग हैं, उन्होंने इसके अंदर ये माना है कि आपने प्रोसीड किया, यहाँ से आगे भी मराहिल हैं, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और मगर साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बेहतर हो रहा है, जो आपकी ग्लोबल स्टैंडिंग अब बेहतर हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट कर रही है। UAE से भी एक बैंक ने अभी यहाँ पर लॉन्च किया, रिकोडेक में हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सिर्फ 2 मिसालें, माहौल बन रहा है। इंशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर भी रोजगार के मौके बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। 30 सेकंड रह गए जी, शौकत यूसुफ साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ ये वजह नहीं है कि हम जंगों में रहें इसलिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह बनी है। देखिए, हमारी माशी पॉलिसियाँ आप देखें ना, जब से ये आए हैं कौन सी तरक्की हमने की है माशी तौर पे? कोई एक आधा बता दें हमें। कर्जे लिए है ना, पहले कहते थे इमरान खान ने 26,000 का कर्जा लिया, इन्होंने 33-34,000 अरब का कर्जा लिया। वही काम करे ना जो अभी भी कर्जों पे चल रहे हैं। एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ है। इन्होंने इम्पोर्ट छुपाई, वो फिर IMF ने निकाल के दी इनको कि ये क्यों छुपा रहे हैं। तो देखिए, इनकी जो माशी पॉलिसियां है ना, उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। 1 रुपए का फायदा मुझे बहुत शुक्रिया। जब से ये आए हैं इन्होंने कोई बिजली में, शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब और एजाज चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।